नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में। दरअसल आज उन्होंने बच्चों के लिए 7,900 तो स्कूटी बांटी है जो मेधावी विद्यार्थी हैं, और उसके अलावा लैपटॉप बांटे हैं। अब फिगर ये है कि ये संख्या अगले साल बढ़ती है या घटती है। उसकी वजह ये कि अगर बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो फिर ये आंकड़ा 8,000 के पार भी जा सकता है। आज इसी पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव बच्चों के मोहन भैया हैं या बच्चों के मोहन मामा हैं। अगर मोहन मामा होते हैं तो शिवराज मामा के बाद वो दूसरे नंबर के मामा माने जाएंगे मंझले मामा। बड़े मामा तो शिवराज सिंह होंगे। और जहाँ तक चाचा की बात है तो मोहन चाचा के मामले में कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पहले ही इस बच्चों के पद को ले चुके हैं चाचा नेहरू के नाम पर। तो मोहन मामा, मोहन भैया, लेकिन ये सब मोहन मामा और भैया आगे तब बढ़ेंगे जब अगले साल इस राशि में वृद्धि हो या ये संख्या बढ़े या इसके अलावा बच्चों को कुछ और नया ऐसा कुछ हो जो डॉक्टर मोहन यादव के खाते से बच्चों को मिले। अभी तो 2009-10 से जो ये चल रहा है मामला, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तब से ये बात बढ़ रही है और बीच में संशय है इसको लेकर। मोहन यादव जी ने इसको साफ किया कि बच्चों के विकास में, उनको आगे बढ़ने में जब तक डॉक्टर मोहन यादव है किसी तरह की कमी नहीं आएगी। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि ये जो मोहन भैया हैं क्या ये मोहन मामा बनेंगे या मोहन भैया, क्योंकि मालवा क्षेत्र में लाड़ का शब्द होता भैया, मोहन भैया। अब ये मोहन भैया मामा बनते कि भैया ये देखेंगे, लेकिन चर्चा इस पर करें उसके पहले आपको बता दें कि स्टूडियो में इस पर बातचीत के लिए मौजूद है हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। स्काइप पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन लाइन पर है गांव देहात और जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के पहले इस मुद्दे पर मोहन यादव ने क्या कहा ये भी सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्कूटी का आज का देना, सच में मैं अभी एक एक करके सभी मित्रों से पूछ रहा था कि आपने कितने नंबर लाए, आपको आगे बनने का क्या मूड है, क्या आपका सपना है, क्या सोच रहे हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 12 लोग आए और 12 के 12 में से 12 प्रकार के विभाग उनने अलग अलग बताए, कोई ने मिक्स नहीं किया एक साथ। सबके लिए शुभकामना है। सरकार के मामले में माननीय मोदी जी आदर्श है, जहां हम जनता से जुड़ कर रहेंगे तो सरकार की प्रत्येक कार्रवाई का, काम का हमारा स्पंदन लोगों के साथ जुड़ के होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हम लगातार कोशिश करते हैं और कोशिश करने का ही परिणाम निकलता है। मतदाताओं से सरकार बनती है, इसलिए मतदाताओं से, आम नागरिकों के साथ मिलने जुलने, उनकी रिएक्शन को लाने में, अन्यथा ये एक आभा मंडल बन जाता है, उस आभा मंडल में निकलने में कष्ट आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जैसे हमारी बहुत अच्छी बेटी अभी BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, हमारा वैभव 11th में पढ़ रहा है, यहाँ हमारा सामने प्रकट क्या B.Tech कर रहा फर्स्ट ईयर में। तो ये सारे मित्रों के साथ जहाँ फैमिली पूरी है, अलग अलग लोगों से मौका मिला है बात करने का, इसका आनंद है। तो मुख्यमंत्री संवाद भी कर रहे हैं और नए नए नवाचार भी कर रहे हैं। अब ये नवाचार आगे कहाँ तक जाएंगे ये अगले सालों में देखने को मिलेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत में मैं इतना जरूर जोड़ूंगा कि मेधावी विद्यार्थियों को तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन बजट का एक हिस्सा जरूर शोध कार्य पर, रिसर्च पर खर्च करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की हम बात करें या देश की बात करें तो समूचे भारत में रिसर्च पर काफ़ी कम पैसा खर्च होता है। रिसर्च की हम बात करें तो इजराइल जैसा छोटा देश रिसर्च पर अपने बजट का कम से कम 8 से 10% खर्च करता है, लेकिन हमारे यहाँ ये शायद 2% से भी कम का आंकड़ा है। तो बच्चों को प्रोत्साहित तो जरूर किया जाए, लेकिन जो मेधावी और शोध करने वाले विद्यार्थी हैं उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि नए नए हम इनोवेशन कर सके। तो चर्चा में रंजन जी आपका बहुत स्वागत है। स्काइप पर हमारे साथ रंजन जी जुड़े हुए हैं, फ़ोन पर रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में राठी जी जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये जो सारा मामला है, बेशक हमने इसके पहले भी चर्चा की थी, आप उसमें शामिल थे कि आप प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रांग करेंगे तो फिर मध्य प्रदेश की जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी शिक्षा के मामले में। अब इसके अगर एकदम बॉटम से हम एकदम अगर टॉप पर जाएं तो फिर आपको रिसर्च पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उच्च शिक्षा की बात करें
तो रिसर्च में भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश तक सरकारों की, मैं ये तो नहीं कहूँगा उपेक्षा, लेकिन दिलचस्पी कम है। आप देखिए कि दुनिया भर में जितने भी इनोवेशन होते हैं उसमें भारतीय योगदान बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीयों का योगदान ज़्यादा है। जो भारतीय विदेश चले गए हैं, जो हमारे मेरिट होल्डर या बहुत ही जीनियस या स्टूडियस बच्चे हैं, जब वो विदेश में जाकर रिसर्च करते हैं, नासा में रिसर्च करते हैं या और कहीं रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और वो फिर झंडे गाड़ते हैं। लेकिन जब उनसे थोड़े से बेहतर या कमतर बच्चे भारत में काम करते हैं तो सरकारों की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से शोध कार्य में बहुत कम पैसा मिलता है। अगर शोध पर पैसा खर्च हो जाए तो फिर हमें लगता है कि सोने पर सुहागा हो जाएगा। अभी तो हालांकि हम संघर्ष कर रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन कैसे मजबूत किया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि समय कम है अब देश के पास दुनिया के साथ कॉम्पीट करने में। आपको प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा और उच्च शिक्षा में रिसर्च पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर आप दुनिया में, मुझे लगता है कि इस मामले में हम एक चुनौती पेश कर पाएंगे पूरी दुनिया के सामने। अभी तो हम बुनियादी ज़रूरतों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें जो अच्छे टॉपर हैं उनको लैपटॉप दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, लेकिन सरकार, राज्य सरकार के पास अभी बजट का मौका है। केंद्र का बजट तो आ चुका है। अगर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार शोध कार्य में कुछ रकम को, मुझे लगता है कि निश्चित कर दे, तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक अवसर हो सकता है। आपकी राय? राघवन जी, उस दिन जो बात हुई थी और सभी मित्रों की राय यही थी जी कि प्राइमरी एजुकेशन पे ज्यादा जरूरत है। आपकी भी राय थी और सब सहमत थे कि सबसे पहले फाउंडेशन को आपको मजबूत करना है। जब फाउंडेशन को मजबूत करेंगे आप, प्राइमरी एजुकेशन को, उस पे शोध भी आ जाता है। शोध मतलब ऐसा नहीं पीएचडी करेंगे बच्चे, प्राइमरी के बच्चे जी, लेकिन जो माइंड है उनका उधर डाइवर्ट करना, उधर मोड़ना कि शोध की तरफ आकर्षित हो। अभी से उनका दिमाग ऐसा बनाया जाए जिससे विभिन्न क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहे वो शोध करें। दो इश्यू है, एक तो आपने फंड की बात की, बिल्कुल वाजिब बात है, फंड की बात है, लेकिन फंड अगर मिल भी जाए तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी आपने बात की, वहां पे अगर देखेंगे तो जो टेम्परामेंट नहीं है, हमारे ख्याल से अगर पूरे भारतवर्ष को देखा जाए राघवन जी, तो हर साल हजारों पीएचडी होते हैं जी, वो शोध होता है, हजारों पीएचडी, ना केवल आर्ट्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में भी होता रहता है। लेकिन उससे कोई इनोवेशन निकलता हो या उससे कोई नई रास्ता कोई निकलता हो उस क्षेत्र में, साइंस की राह में, आर्ट्स की राह में, ऐसा कोई उल्लेखनीय प्रगति दिखती नहीं है। ना तो मीडिया के माध्यम से, ना तो एकेडमिक जो रिसर्च होता है या जो एकेडमिक सेमिनार्स होते हैं जी, जबकि उसके ऊपर जो आपने बात की, उसके उलट फॉरेन में जब जाते हैं, जो भारतीय जाते हैं, और लोग तो वहाँ पे है ही हैं, उनका जो शोध होता है वो काफी क्रांतिकारी होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज शायद ही शोध के मामले में किसी से डिस्क्रिमिनेट करता है, भारतीय या गैर भारतीय को। अगर आपका, क्योंकि भारतीयों को भी नोबेल मिलता है अगर आपने अच्छा काम किया तो। कई भारतीयों को नोबेल तभी मिलता है जब बाहर जाते हैं, साइंस के फील्ड में काम करते हैं, उनको वैसा वातावरण मिलता है, ऐसी उनको धनराशि मिलती है, अच्छा काम करते हैं जी। तो ना केवल फंड, राघवन जी, मुझको लगता है कि फंड के साथ साथ आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, वो प्राइमरी एजुकेशन से शुरू होगा तभी बन पाएगा। बिल्कुल। दूसरा, जब आपने स्कूटी की बात की, मुझे लगता है कि जो मोहन यादव जी दो स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो अपनी इमेज जो अपने कहा मामा बनाने की है, भैया बनाए मामा बनाए, हम लोग तो मामा बनाने की तरफ ज्यादा है जी, लेकिन वैसा मामा ना बनाए जैसा हम लोग बात करते हैं। लेकिन यह है कि वो चाहते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान का जो वोट बैंक है वो महिला रही है, आज भी है, लोकप्रिय है, तो महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी उनके बीच में लोकप्रिय होना चाहते हैं। अच्छी बात है। कोई भी सीएम, राघवन जी, आपने देखा होगा कि सीएम बनते ही अगला 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल सोचता है, जो शिवराज सिंह चौहान ने किया था जी। तो जाहिर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करना चाहते हैं, अपना वोट बैंक डेवलप करना चाहते हैं, उसमें कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है वोट बैंक डेवलप करिए, आप पैसे खर्चा करिए, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं जिसमें पिछली बार हम लोगों ने बात की, इस बार फिर बात कर रहे हैं, उस पर सरकार जरूर काम करे। बिल्कुल। आपने जो कहा कि दरअसल माहौल की जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं कि पुरस्कार देने से थोड़ा बच्चों में, खासतौर से जो
एमपी बोर्ड की बात करें तो वहाँ माहौल तो बना है। स्कूटी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए एक बड़ी चीज़ है, जो 12th पास करते हैं या 12th क्लास में आते हैं 10th बोर्ड पास करने के बाद। तो इसमें कोई शक नहीं, माहौल तो बना है, लेकिन अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम उस पर जाना चाहते थे कि अगर रिसर्च होगी, शोध कार्य होगा। अभी तो सारे बच्चों का फोकस या पेरेंट्स का फोकस ये है कि बच्चे पढ़ जाएं और अच्छा पैकेज ले लें। तो इस मामले में हिंदुस्तान के जो बच्चों ने, इसमें कोई शक नहीं, रिकॉर्ड कायम किया, वो अच्छे पैकेज भी ले रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिस घड़ी सरकारें और परिवार और स्कूल के जो टीचर हैं बच्चों को रिसर्च की तरफ मोड़ेंगे, तो वहाँ भी अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में भारतीय बच्चे जरूर झंडे गाड़ेंगे। लेकिन उस तरफ मोड़ने की ज़रूरत है, उस तरफ एक तरह से फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रमेश शर्मा जी भी है, रमेश सिंह जी भी है। रमेश जी, शिवराज जी के पास अब तक मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास पर्याप्त वक्त था कि वो बहनों के भाई बन जाएं, वो बच्चों के मामा बन जाएं, वो किसानों के शिवराज भैया बन जाए और बहुत ही आम आदमी के पाँव पाँव वाले भैया बन जाए। तो एक तरह से उन्होंने सारे जो मेडल हैं वो समेट लिए हैं अपने पास। जो पॉलिटिकल फील्ड में होते हैं कि शिवराज भैया हो गए, शिवराज मामा हो गए, शिवराज किसान के बेटे भी हो गए, शिवराज पाँव पाँव वाले भैया भी हो गए। मोहन यादव जी के पास एक अवसर है कि वो मोहन भैया जो है वो विकास वाले भैया बन जाए, क्योंकि अर्बन एरिया से आते हैं, उज्जैन की नगरी से उनका वास्ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ है और महाकाल की नगरी है, वो धार्मिक नगरी भी है, आध्यात्मिक नगरी भी है। और अब तो सिंहस्थ का जो मामला है, सिंहस्थ की तैयारियों का मामला एक तरह से विकास के नए सोपान तय कर रहा है। हर बार जब सिंहस्थ आता है तो उज्जैन नगरी अपने आप में निखर के सामने आती है। तो विकास वाले मोहन भैया भी बन सकते हैं ये, और इसको अगर वो मामा भैया दादा से आगे निकलकर वो रिसर्च वाले भैया बने, तो फिर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भारत को एक ऐसी पीढ़ी देगी जो शोध कार्य में अव्वल होगी। अभी आपकी राय? राघवेंद्र जी, भारत का जो पढ़ा लिखा तबका है, युवा है, उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि भारत में शोध के अवसर न मिलने के कारण वो विदेशों में जाकर शोध करते हैं और विदेशों में झंडा गाड़ते हैं। आप देखिए, अमेरिका की जितनी भी सॉफ्टवेयर और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सारे सीईओ इंडियंस हैं। विदेशों में, चाहे वो यूरोप हो और चाहे आप पश्चिम एशिया को देख लीजिए, पश्चिम एशिया में यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, हर जगह भारतीय और हिंदुओं को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वहाँ अपनी प्रतिभा को निखार लेते हैं। भारत में इनको शोध का अवसर नहीं मिलता, यहाँ संसाधन नहीं है, बड़ी अच्छी लैब नहीं है, उतना अलॉटमेंट सरकार अपना पैसे का देती नहीं है। प्राइवेट में जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे वो ऊंट के मुंह में जीरा होता है, तो विदेशों में जाके करते। सरकार को जो, जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया शुरू किया था, तो मेक इन इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है शोध में कि भारत सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा शोध में खर्च करे, चाहे वो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो और चाहे हमारी आईआईटी आईआईएम के माध्यम से हो। अगर हम अपना शोध का बजट बढ़ाएंगे तो वो शोधार्थी यहाँ भारत में पैदा होकर और भारत में ही वो फिर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये हो गई। दूसरी बात राघवेंद्र जी ये है कि जो शिक्षित युवा, टोटल युवा है, उसका एक बहुत कम परसेंटेज होता है जो इतना मेधावी, इतना प्रतिभाशाली हो, वो शोध की जरूरत हो और वो शोध के माध्यम से देश के विकास को आगे बढ़ाए। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो डिग्री लेके और बेरोजगार बनके घूमता है। उसके लिए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मोहन यादव जी को शोध के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जैसे हम अब अक्सर बातचीत करते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने का एक बहुत अच्छा और उपाय है, उसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे देश में बेरोजगारी खत्म करने का, देश की जीडीपी बढ़ाने का, देश को विकसित श्रेणी में ले जाने के लिए जरूरी है कि भारत के युवा को रोजगार हो, और सबको नौकरी नहीं मिल सकती। हर युवा पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, वो शोध नहीं कर सकता। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट हो, उसके घर पे रोजगार हो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, तो मोहन यादव जी को
शोध के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम शुरू कर लेना चाहिए। अगर वो 100% स्किल डेवलपमेंट में अपनी ऊर्जा खपाएंगे तो मैं कहता हूँ 50% भी अगर वो एग्जीक्यूट हो जाए और युवाओं में 50% युवा स्किल डेवलपमेंट की तरफ चला जाए तो मध्य प्रदेश का जो युवा है उसकी मध्य प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल हम कहें कि हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है, लेकिन हरियाणा ने फोकस किया कुश्ती पर। आप देखिए कि जितने भी रेसलिंग में मेडल आते हैं उसमें सर्वाधिक मेडल मिलेंगे हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा ने अपने आप को फोकस किया कि उसकी ताकत क्या है। मुझे लगता है कि कमल राठी जी, हर राज्य को अपनी शक्ति स्ट्रेंथ पता होती है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। अगर जिलेवार योग्यता के हिसाब से देखें तो कहीं आप कृषि विकास पर बात कर सकते हैं, कहीं आप वॉलीबॉल पर बात कर सकते हैं, कहीं आप रिसर्च पर बात कर सकते हैं। जिस जिले की जो खूबी हो, उस मिट्टी का जो भी असर है उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है, सरकार के साथ मिलकर, या वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। जैसे देश में CNG आए, उसके बाद आप देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, फिर हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। तो अगर ये रिसर्च वाला जो सेक्टर है उसको खोल दिया जाए और उस पर अगर फोकस करें प्राइवेट स्कूल, कंपनियां, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। सरकार के भरोसे शोध पर काम करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि देश दुनिया की बात करें तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत रिसर्च पर काम कर रहा है। भारत में भी काबिलियत भी है, लेकिन सिर्फ उसको दिशा देने की ज़रूरत है। CNG की बात करें, EV की बात करें, हाइड्रोजन गैस की बात करें, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है। अमेरिका ने तो, ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही $500 अरब का उन्होंने कुछ एक काम किया, जिस पर वो एलन मस्क के प्रतिद्वंदी के साथ काम कर रही सरकार। तो बहुत सारे काम है जिस पर मुझे लगता है कि मोदी सरकार के पास 4 साल बचे हैं। अगर वो इस पर फोकस करें तो अगले 3-4 साल में, 5 साल, 10 साल में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो सर्वप्रथम हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, आभार, शुभकामनाएं कि हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अन्य बच्चे जो शिक्षा में अपने एक पहचान बनाने में और एक अच्छी रैंक लाने में हुए, उनको स्कूटी से नवाजा गया। और मुझे लगता है जैसे आपने कहा मामा और चाचा का टाइटल तो मुश्किल है, तो एक काका का टाइटल है जो मुझे लगता है कि आपके टीवी के माध्यम से, अब चैनल के माध्यम से मैं माननीय मोहन यादव जी के काका करके संबोधित करना चाहूँगा। काका भी हमारा परिवार का शब्द है और पिताजी के बड़े भाई को शायद काका कहते हैं। छोटे भाई को बड़े भाई को ताऊ कहते हैं जी, छोटे भाई को काका कहते हैं। तो काका एक अच्छा शब्द भी लगेगा और एक अपनेपन के साथ जो उनकी मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट पे फिट बैठता है। दूसरी बात जो आपने कही, तो मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब इसके चारों तरफ ना नदी, समुंदर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो लैंडलॉक, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री कम आती है। तो जैसा आपने कहा, मुझे लगता है अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च और ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि, इन 4 बिंदुओं पर अगर मध्य प्रदेश, और साथ में वन्यजीवी पे तो हम टॉप पे चल ही रहे हैं हिंदुस्तान में, तो वो पर्यावरण से हो गया। तो इन 5 तत्वों को लेके अगर हम मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट, इसकी जगह दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़, जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सेंटर हम लेके आएँ, जो बड़े हॉस्पिटल्स अगर हैं तो उनको हम मध्य प्रदेश में लेके आएँ, विभिन्न जिलों में इनको बैठाएं, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे हम मेहनत करें। हमारे पास माँ नर्मदा है, तो मुझे लगता है कि उससे हम एक अलग ढंग की एक नर्सरी, जैसे हर जो आपने कहा हरियाणा में स्पोर्ट्स की है, तो हम ऐसी एक नर्सरी इन 5 तत्वों को लेके अगर मध्य प्रदेश में हमारे ये मोहन काका शुरू करते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत सफलतम, और विश्व में हम अपनी पहचान बनाएंगे। जैसे इजराइल में बारिश कम है लेकिन खेती बहुत अच्छी होती है, ऐसे हम बहुत सारे चीज़ें लाके एक यूनिक मॉडल, ये इंडस्ट्रीज वगैरह को छोड़े, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनको छोड़ें, भैया नहीं आना हो तुम मत आओ, हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी अपनी ताकत है। हम सिर्फ शिक्षा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, उन्हें भी बच्चे चाहिए। आज देखिए प्रेम जी यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश में है, SPA भोपाल है, IISc है, IIFM है, मतलब मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में तो एक ही IIFM हमारे पास है। तो मुझे लगता है हम इस और अगर मेहनत करते हैं, एक क्लास का एजुकेशन, रिसर्च, और इस पे हम अपना बजट खर्च करते हैं,
ना ही हम अपने बच्चों को, युवाओं को एक बहुत अच्छे स्किल के साथ में डेवलप करेंगे तो उन्हें मध्य प्रदेश के अलावा पूरे विश्व में अवसर मिलेगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का नाम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत अच्छा मौका है इनके पास, इन 5 तत्वों पे काम करें तो मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर और तेजी से अग्रसित होगा। रंजन जी, दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने, अब मोहन काका की बात भी हम कर सकते हैं, मोहन काका या मोहन भैया ने भी, आप ये समझिए कि दूध उत्पादन के मामले में काम शुरू किया है। दूध उत्पादन के लक्ष्य को दोगुना करने का उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया है। तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 80% तो कृषि का हिस्सा है। तो कृषि में अगर मध्य प्रदेश फल उत्पादन की तरफ जाए, दुग्ध उत्पादन की तरफ जाए, तो गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के पास अवसर है कि गुजरात में अमूल है तो मध्य प्रदेश में सांची है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस पर काम करें तो दूध का उत्पादन हो सकता है। फलों के उत्पादन में हम आगे जा सकते हैं। कृषि में मध्य प्रदेश का शरबती पूरे देश में नहीं दुनिया में मशहूर है। उसकी रोटियां जो है खाने के लिए लोग तरसते हैं। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में सिर्फ वो मध्य प्रदेश के शरबती के नाम पे बिक जाता है। तो मुझे लगता है कि कृषि हमारी ताकत है। फलों के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, और गेहूं और अरहर, मध्य प्रदेश की जो दाल है वो भी पूरे भारत में मशहूर है। पिपरिया दाल के नाम से जो ब्रांड है, क्योंकि नर्मदा पट्टी, नर्मदा वैली में जो अरहर होती है, तुअर जिसे कहते हैं, येलो दाल, वो भी बहुत स्वादिष्ट मानी जाती है। तो अगर परंपरागत क्षेत्र में भी हम काम करें, रिसर्च करें तो भी है, लेकिन तकनीक के मामले में भी मध्य प्रदेश के बच्चे आगे निकले हैं। आपने और सबने कहा कि अगर हम सुंदर पिचाई की बात करें, इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ है उसकी बात करें, तो मध्य प्रदेश देश के जो युवा हैं उन्होंने झंडे तो गाड़े हैं, लेकिन सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। राठी साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आपको आइडेंटिफाई करना है। और जो आपने बिल्कुल सरबती की बात की, अभी चावल है वहां पे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बासमती नहीं, बासमती के अलावा भी जो बालाघाट में एक चावल है, नाम भूल रहा हूँ, वो पेटेंट है, जीआई टैग मिल चुका है सरबती को। कुछ पे अभी लीगल बैटल भी चल रही है जी। तो बहुत चीजें ऐसी हैं। सोयाबीन हमारा अपना है, मध्य प्रदेश में अच्छा सोयाबीन होता है। तो बहुत चीजें ऐसी कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं। इंदौर एजुकेशन हब बन सकता है, मेडिकल हब बन सकता है, ऑलरेडी काफी वहाँ पे प्रगति है। भोपाल ट्रेनिंग हब बन सकता है। ग्वालियर क्लोज दिल्ली के है, वो अच्छा एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश में हैं, केवल आपको प्लान करना है और चीजों करना है। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ, अगर शोध आप करते हैं, शोध को आगे बढ़ाते हैं, तो मध्य प्रदेश चूंकि लॉजिस्टिकली बीच में है, हार्ट ऑफ कंट्री है, यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट आके यहाँ पे रुकना चाहेंगे, करना है। और क्लाइमेट बड़ा अच्छा है राघवन जी। अगर आप यूपी जाए, बिहार जाए, दिल्ली जाए, एक्सट्रीम वेदर होता है, गर्मी। तो मध्य प्रदेश क्लाइमेट के हिसाब से इतना प्यारा है, खासकर भोपाल, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आप काम करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे, बहुत अनुकूल माहौल है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें हैं मध्य प्रदेश के पास, जो एसेट्स हैं, सरकार काम कर सकती है। और एक केवल ना केवल विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, ये इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करना चाहें उसके लिए जरूरी है। जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा कई तरह से, और हमारी जो अपनी प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ेगी इससे। बिल्कुल। रमेश जी, आपकी कोई राय इसमें? राघवन जी, मेरी राय है कि मोहन यादव जी को शिक्षा और ये शोध के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र को खासतौर से प्राथमिकता पर लेना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का 80% आबादी खेती पे आधारित है। और आप अगर इसको प्राथमिकता, आज की तारीख में मोहन यादव की प्राथमिकता तो खेती नहीं है। ये जरूरी है कि वो खेती की तरफ ध्यान दें, इसको प्राथमिकता पर लें, और इसमें प्रारंभिक तौर पर वो एक काम करें कि जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की उनकी जो योजना है, उसके साथ साथ उसे जैविक खेती के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी शुरू करें। तो इससे किसानों का भी फायदा होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदा होगा, और हमारा जो मतलब किसान है वो पशुओं का जो कृषि के उत्पादन में जो पशुधन है उसके गोबर और उसका मूत्र और उसका जो कचरा है उसका उपयोग हो जाएगा, उसका होगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और अगर इस पर वो काम करते हैं तो एक अच्छी परंपरा डेवलप होगी। राठी जी, आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास भोपाल गैस ट्रेजेडी एक हादसा था, लेकिन भारत सरकार में एनवायरनमेंट एक्ट लाने के पीछे वो हादसा ही जिम्मेदार था।
ऐसी ही हमारे पास देखिए वेटलैंड सिटी के रूप में हिंदुस्तान की पहली वेटलैंड सिटी हमारे मध्य प्रदेश का गौरव इंदौर को प्राप्त हुआ, तो अभी हुआ है हफ्ता 10 दिन पहले। तो मेरा कहना है कि हम ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के आश्रय ना रहते हुए ऐसी सब चीज़ों पे, जैसे हम एक 2 मिनट बस उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि भोपाल का आधे मिनट का अपने पास जी बड़े तालाब का जो पूरा कैचमेंट क्षेत्र है उस पर अगर हम ऑर्गेनिक खेती करें और एयरपोर्ट को कार्गो हब के माध्यम से उस खेती के उत्पाद को सुबह कटे और शाम को और अगले दिन अमेरिका पहुंचा सकें, तो उसकी सही मूल्य किसान को दे पाएंगे। ठीक बात है। तो हमारे पास एक बहुत सारे अवसर हैं, इन अवसरों पे काम करने की आवश्यकता। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का पूरा इलाका बड़ा उपजाऊ है, अगर उस पर ही फोकस करें तो बहुत लंबी, कम से कम 2500 किलोमीटर की पूरी दोनों तरफ की हम बात करेंगे तो करीब 5000 किलोमीटर की वो वैली है जिस पर आप कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें, फलों से जुड़ी चीज़ों को आप उत्पादित कर सकते हैं और देश और दुनिया में भेज सकते हैं। तो अवसर बहुत सारे हैं, खुला आसमान है डॉक्टर मोहन यादव के लिए। वो मोहन काका भी बन सकते हैं, मोहन भैया भी बन सकते हैं और मोहन विकास पुरुष भी बन सकते हैं। सारे रास्ते खुले हुए, तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। और इस मामले में ये भी कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन को अगर वो लक्ष्य बनाते हैं तो मध्य प्रदेश दूध के उत्पादन में देश में अपनी महती भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि अभी देश में नकली दूध का चलन ज़्यादा है जो सबके लिए घातक है। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, रंजन जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं आज सिर्फ इतना ही। बच्चों के मोहन मामा आगे कितना और आगे बढ़ते हैं, काका बनते हैं कि भैया बनते, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।